ये वक्त होता है 19 की 19 कहानियां दिखाने का। तो आज आपको गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो की पूरी कहानी दिखाएंगे। साथ ही आज आपको मोदी का पहला राष्ट्रीय भाषण सुनाएंगे, जिसके बाद अचानक नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के सुपरस्टार बन गए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे अमित शाह को स्वाइन फ्लू होने पर कैसे कांग्रेस ने उड़ाया मजाक। कांग्रेस की मानसिक बीमारी की पूरी कहानी देखिए और फिर बताइए बीमार कौन है, अमित शाह या फिर कांग्रेस। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ರೋಗವು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. बहुत जरूरी था कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का ये बयान सुनाना, ताकि आपको भी तो पता चले कि कांग्रेस के नेता मानसिक तौर पर कितने बीमार हो चुके हैं। हमारे देश का संस्कार ये है कि जब दुश्मन भी बीमार पड़े तो उसके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस मजाक उड़ाती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उन्हें स्वाइन फ्लू है और वो एम्स में भर्ती हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्हें लोगों का श्राप लगा है। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आपत्तिजनक ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर चिंता में है, देश को बचाएं या दंगई को, राष्ट्र धर्म का पालन हो। बीके हरिप्रसाद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है, कांग्रेस का कल्चर कैसा है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस प्यार की पार्टी है, मैं प्यार बांटता हूं, ये प्यार है। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार से बीमारी का मौकरी करना, मजाक उड़ाना, ये हिंदुस्तान की जनता है, बहुत संवेदनशील जनता है, ये सब कुछ देख रही है। तुरंत राहुल जी को इसके ऊपर क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिक बीमारी की सबसे बड़ी वजह सत्ता से वंचित होना है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी शाह की जोड़ी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस न कभी गुजरात में जीती और न 2014 के चुनाव में। 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान खुद सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और 2014 चुनाव से पहले मोदी को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बताया था। अमित शाह के स्वाइन फ्लू का मजाक कांग्रेस ने ऐसे समय उड़ाया है जब राजस्थान में कांग्रेस राज के दौरान अब तक स्वाइन फ्लू में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जनवरी से लेकर अब तक राजस्थान में स्वाइन फ्लू के 971 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप ही सोचिए, जो पार्टी स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति का मजाक उड़ा रही है, वो राजस्थान के स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों का कितना ख्याल रखेगी? नहीं, ये हमारी बद्दुआएं हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं कि हमारे विरोधियों को नुकसान हो। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं थी। ये हमारे मतभेद होते थे, लेकिन हम ईर्ष्याओं में और विद्वेषों में इतने भर जाएंगे कि शारीरिक और जिस्मानी नुकसान के बारे में सोचने लगेंगे। ये तो बहुत ही क्रूरतम रूप है लोकतंत्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं। सिर्फ आज ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन गुजरात में गुजारेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम के मेगा शो की तस्वीरें हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही दिखाई थी। अब पीएम मोदी के गुजरात दौरे की पूरी कहानी देखिए। वाइब्रेंट गुजरात नाम तो सुना ही होगा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। नए साल में गुजरात का ये मेरा पहला दौरा है। ये त्योहारों का समय है, आने वाले समय में अनेक त्योहार आने वाले भी हैं। गुजरात में एक और उत्सव कल से शुरू होने वाला है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहां जुटे हैं। पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट भी गए और वहां अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का भी शुभारंभ किया। ये तस्वीरें अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की हैं।
इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने ही किया। 1500 बिस्तर वाला यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। आज देश के करीब 50 करोड़ गरीब भाई बहनों को ये विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी है। उसको अपना घर, जमीन गिरवी रखने की जरूरत न है। पैसा न भी हो तो भी वो स्वस्थ हो सकता है। ये विश्वास आज हर गरीब को मिला। पीएम ने सबसे पहले गरीब सवर्णों को आरक्षण लागू करने के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी। पीएम ने सवर्ण आरक्षण को सबका साथ सबका विकास के लिए जरूरी बताया। – 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी सरकार किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की है। इसके लिए सरकार ओडिशा सरकार की योजना का अध्ययन कर रही है, जिसके तहत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर खरीदने और मजदूरों को भुगतान करने के लिए सीधे खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है। देखा जाए तो इस बात की तरफ इशारा पीएम मोदी ने 2019 की दस्तक के साथ ही कर दिया था। ये बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। चुनाव जीतने के लिए सिंचाई की क्या जरूरत थी? वो लाखों करोड़ रुपए में ऐसे ही कह देता माफ कर दो। सरकार को मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 300 से 400 अरब रुपए तक का अंतरिम लाभांश मिलने की उम्मीद है। इसी पैसे का इस्तेमाल किसानों के लिए योजना बनाने में हो सकता है। और आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला राष्ट्रीय भाषण सुनाना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 6 साल बाद पीएम मोदी फिर से उसी जगह जा रहे हैं जहां से मोदी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बनने से पहले देश के युवाओं से राष्ट्रीय संवाद किया था। याद कीजिए 6 फरवरी 2013 की वो तारीख और बुधवार का दिन। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में युवाओं से संवाद कर रहे थे। ये वो भाषण था जिसके बाद मोदी भारतीय राजनीति के सुपरस्टार बन गए। आप इसे मोदी का पहला राष्ट्रीय भाषण भी कह सकते हैं। पहले मोदी के उस पहले राष्ट्रीय भाषण की बड़ी बातें सुनिए, फिर बताएंगे उसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पीएम मोदी के अगले संवाद की पूरी कहानी। जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। कि हमारे देश का एक तबका और ज्यादातर राजनीतिक दुनिया के लोग, उनके दिमाग में हमारा देश का युवा ये सिर्फ न्यू एज वोटर है। और अगर यही सोच रही, मैं नहीं मानता हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरा देश मेरे इन नौजवानों को सिर्फ न्यू एज वोटर न माने, वो स्वीकार करें कि हमारे युवा न्यू एज पावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी युवाओं से संवाद करेंगे। 2013 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बनने से पहले श्री राम कॉलेज में मोदी के भाषण से उनकी लोकप्रियता में रातों रात देशव्यापी इजाफा हुआ था।
और आज सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले 2 बड़े फैसले आए। एक फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक पर और दूसरा फैसला डांस बार पर। बारी बारी से दोनों बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी कहानी आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र के डांस बार को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियम कायदे भी तय कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में डांस बार में अब शराब परोसी जा सकेगी। डांस बार शाम 6:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार में नोट उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन टिप देने पर कोई रोक नहीं होगी। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र का 2016 का कानून ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार में सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं होगा। स्कूल कॉलेज के 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर डांस बार का नियम भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्टने परवानगी दिलेली असली तरी ती सशर्त परवानगी आहे आणि ह्याच्यामधला अत्यंत महत्त्वाचा भाग असा आहे की पैसे उधळणं हा जो प्रकार डान्स बारमध्ये चालत होता हा 100% बंद झालेला आहे। अगस्त 2005 में महाराष्ट्र में सरकार ने एक कानून पास कर डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी। इससे करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 70,000 लड़कियां थी। एक लिकर जो परोसने का जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट लिकर कैन बी सर्व्ड इन द डांस परफॉर्मेंस एरिया, एक वो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। दूसरा एक जो कटघरा काफ़ी समय से मांग चल रही थी कटघरा खड़ा करने के लिए, वो भी उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को जो हम तो बड़ी खुशी से इनको हम एक्सेप्ट करते हैं, इन सब बातों को कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया है। अब देख रहे हैं 19 की 19 कहानियां और अब रुख दिल्ली का करेंगे, जहां पर ठंड जानलेवा बन रही है। ठंड से दिल्ली में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चैन की नींद सो रहे हैं। दिल्ली में पड़ रही भीषण ठंड ने 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच 106 बेघर लोगों की जान ले ली। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम के एनजीओ ने यह दावा किया है कि पिछले 1 महीने में दिल्ली में ठंड से कुल 341 लोगों की मौत हो चुकी है। एनजीओ के मुताबिक कश्मीरी गेट कोतवाली, सिविल लाइन, सराय रोहिल्ला इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बीते कुछ दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। इस साल अब तक दिल्ली का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है, जबकि बीते 15 दिनों में औसतन न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहा है। भीषण ठंड में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार गहरी नींद में सो रही है। दरअसल पहले तो दिल्ली में नाइट शेल्टर बेघर लोगों के लिए बेहद कम है। कुछ ऐसे हैं जो बेघरों को आसरा नहीं देते, लिहाजा बेघरों को फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ती है। पहले दिल्ली के रैन बसेरों की हैरान करने वाली ये तस्वीरें देखिए। कुछ ऐसे रैन बसेरे हैं जहां 70 से 80 लोगों के रहने की जगह है और आसरा सिर्फ 30 से 40 लोगों को दिया गया है। तो कुछ ऐसे हैं जहां 60 लोगों के रहने की जगह है और रह रहे हैं 80 लोग। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं दिल्ली की सर्दी में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं।